ओके, सो इन द लास्ट क्लास हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। ओके, और हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे उसके आगे की। आज हम बेसिक केमिस्ट्री के टूल्स की बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में, या अगर ज़रूरत पड़ी तो एक संडे की क्लास में, संडे को हम क्लास अरेंज करते हैं और उसके अंदर कोशिश करते हैं कि हमारा सिलेबस अभी एग्जाम तक का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 1 and 2। Excuse me, sir. Yes, please. Sir, could you please repeat the last topic, multiplication and division of significant figures? यार देखो, रिपीट करने के लिए मैंने एक लिंक भेजा है ना। किसने सवाल पूछा था? आई एम सो सॉरी, मैं देख नहीं पाया। Okay, sir, no worries. मैंने जो लिंक भेजा है ना, उस पर सारी क्लासेस का बैकअप आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको चैनल को एक्सप्लोर Yes. कीजिए। उसमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट तो है ही, और एक और प्लेलिस्ट है इसी वाले चैप्टर के नाम से, तो आपको कल वाली पूरी क्लास का सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. बिकॉज यार देखो, टाइम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है हमारे पास। ठीक है, अगर टाइम की बात नहीं होती तो कोई ऐसी बात नहीं थी एक्सप्लेन करने में, लेकिन थोड़ा सा हाँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। I'll try to explain by voice message or anything, but I'll try to do that. Okay? Yes, sir. भाई हम स्टार्ट करते हैं आज मोल कंसेप्ट से। ओके, भाई मोल कंसेप्ट क्या है? देखो, मोल कंसेप्ट असल में बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिलेंगी अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्लास में। मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन देता हूँ भाई। ऐसा है कि आपका एक मोल की वैल्यू, एक मोल की जो भी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 6.022 इंटू 10 to the power 23। इट माइट बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग, नॉट इवन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकते हैं जी। ओके, तो भाई एक मोल को हमने डिफाइन किया कि कोई भी चीज जो कि इतनी बड़ी वैल्यू के हिसाब से होती है। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है, और दिमाग में ये भी कभी कभी आता होगा कि सर ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू ही क्यों आई, 6.022 ही क्यों आया, हमें कैसे पता कि एक मोल के अंदर इतने होते हैं? अज्यूम किया? नहीं, एक्सपेरिमेंटल है जी। अब एक्सपेरिमेंटल है तो कैसे हो सकता है ऐसा? इतनी एक्यूरेट वैल्यू, हमारी इतने बड़े लेवल पर इतनी एक्यूरेट वैल्यू क्यों आई? ओके, राइट। तो भाई असल में हुआ क्या, एक एटम था, उसके बीच में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन सा हो गया जी? हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके आसपास घूम रहा है। बहुत बढ़िया। मैं जब इसका जब मास लिखूंगा, मैं द मास ऑफ दिस एटम, हाउ मच ग्राम ऑफ द मास फॉर दिस मास ऑफ दिस एटम, कितना ग्राम होना चाहिए इसका? मास ऑफ प्रोटॉन। एग्जैक्टली। अगर नॉर्मली बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से देख लिया जाए तो मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। इन अदर एटम्स। हाँ ठीक है, अदर एटम्स, ठीक। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल मास मिला के हमारा एटम बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत से ज्यादा हल्का होता है, इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन बचा। अगर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया, यानी कि जैसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जी? 1.67 इंटू 10 to the power -27। अरे भाई -19 कहाँ से आ गया? कूलम थोड़ी लिख रहे हैं।
1.6 into 10 -27 -27 किलोग्राम kg। एग्जैक्टली। तो भाई ये हो गया हमारा इतने किलोग्राम का एक एटम। कौन सा एटम है जी? हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 10 to the power -24। वेरी गुड, to 1.67। ये है हमारा ग्राम्स पर एटम। अगर मैं लिखना चाहूं एटम्स पर ग्राम, यानी कि एक ग्राम में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा जी? भाई ग्राम पर एटम वो वैल्यू है, तो अगर मैं एटम पर ग्राम लिखूंगा तो 1/1.67 into 10 to the power -24 ही तो लिखूंगा। यस और नो? अरे जो मास है ये एक एटम का ही तो है ये, ग्राम पर एटम। जब मैं एटम्स पर ग्राम निकालूंगा इसके लिए, तो एटम्स पर ग्राम आ गई है। अब जब इसकी आप एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen present per gram of molecules of hydrogen। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया 1 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है ही। ओके, तो भाई यहीं से आया हमारा ग्राम एटॉमिक मास, जो हम कह देते हैं ना आराम से कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसमें 1 ग्राम पर मोल है। 1 मोल का मास 1 ग्राम है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का क्या होता है जी? 12 ग्राम। तो भाई इसका मतलब ये हो गया तो 12 ग्राम जो है वो 1 मोल एटम्स के बराबर है कार्बन के लिए। ठीक है, तो भाई यहां से हमारी दो चीजें क्लियर हुई। एक तो मोल का जो नंबर था वो कैथोड नंबर वो आया कहां से, दूसरी बात हमारे मोल्स और मास किस तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं। असल में मोल कंसेप्ट का काम ही यही है कि वो ग्राम को यानी कि मास को और इसको इंटरलिंक करे नंबर ऑफ एटम्स के साथ, और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ भी इंटरलिंक करता है। यस सर। मास को, नंबर ऑफ एटम्स को और वॉल्यूम को। ये चीज आप याद रखना। फॉर्मूला तो बता ही दूंगा, लेकिन याद रखो कि अगर मेरे पास किसी भी चीज का मास गिवन है, गिवन मास, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके मॉलिक्यूलर मास से, मेरा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/m। भाई सिंपल सी बात है, मास जो ये W जो होता है ये ग्राम में होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, ग्राम से इधर ग्राम कैंसिल, ये आ गया मोल ऊपर, तो सिंपल सी क्या आ गया जी? मोल। हमारे इतने मोल आ जाएंगे भाई गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मैं गिवन नंबर ऑफ द एटम्स की बात करूं, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं एवोगैड्रो नंबर से, ये भी आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जी हाँ जी, तो जो आपने स्लाइड के वाला फॉर्मूला लिखा है, ये क्या, ये किस चीज का है? कौन सा वाला फॉर्मूला लिखा है? कैपिटल N अपॉन ये नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। और तीसरा फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4। ओके ओके, जी हाँ। ये वाले फार्मूले में एवोगैड्रो नंबर्स के ऊपर कौन सा है? ये है गिवन नंबर ऑफ गिवन एटम्स, कितने एटम आपके पास गिवन है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना जब समझ में आएंगे ये। ठीक है, तो भाई अच्छा, इसको इन तीनों फॉर्मूले को अगर मैं समराइज करूं, समराइज करने के लिए आप आराम से एक चीज देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोल कंसेप्ट आपका मास, नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम को इंटरलिंक करता है। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो, मास, नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम को इंटरलिंक करता है। और हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के अंदर
गिवन चीज, जो गिवन चीज है, मास हो गया, नंबर ऑफ एटम हो गया या वॉल्यूम हो गया, वो हमेशा ऊपर रखी जाएगी और नीचे रखी जाएगी एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर कभी भूल जाओ n के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो ऐसे याद रख लेना, गिवन वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू नीचे रखी जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ गिवन मास W, भाई 100 ग्राम ले लिया कार्बन, वो आ गया W, और डिवाइडेड बाय भाई मोलर मास। मोलर मास तो कांस्टेंट ही होता है, नहीं होता? अरे हर मॉलिक्यूल का मोलर मास कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई ये हो गया हमारा गिवन मास बाय मोलर मास। ये बराबर होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। भाई ये भी कांस्टेंट होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 into 10 to the power 23। अरे यस और नो? Yes, sir. ठीक है जी। और हमारा गिवन वॉल्यूम, जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी कराऊंगा, जैसे मान लो मेरे पास 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है। बताओ कितने मोल है जी? तो क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय 22.4, भाई गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 20.4, 22.4। जब प्रैक्टिस करोगे सारे कांस्टेंट अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब ये है, मतलब ये इन सब ये तीनों जो चीजें लिखी हैं, इसका मतलब ये है भाई मोल का क्या मतलब होता है, वो मोलर मास का क्या मतलब होता है, कितना ग्राम एक मोल में मौजूद है। एवोगैड्रो का क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं एक मोल में। ऐसे ही 22.4 का यही मतलब होता है, कितने लीटर्स होते हैं एक मोल के अंदर। भाई एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अरे नंबर ऑफ एटम्स, ये अब क्या नाम है, मोल्स का फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूले समझ में आया ये? यस सर। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? मोलर मास क्या होता है? भाई मोलर मास एक मतलब ओके, मोलर मास नहीं पता? अरे भाई CH4 का मोलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपका इसका होता है 12 + 4 × 1, कितना हो गया? 12 + 4 16। ये आपका आ गया हमारा 16 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। और मोलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। एक ही बात होती है। क्यों एक ही बात होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई मोलर मास से यहाँ हमने जो हाइड्रोजन से निकाला था, इतने आइटम्स आ गए थे, ठीक है, तो वो 1 मोल वैल्यू हमने डिफाइन कर दी थी, तो इसलिए 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है जी। चलो जी, ये क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3.011 × 10 to the power 23 एटम्स हैं कार्बन के, ठीक है जी। इतने एटम्स हैं मेरे पास, किसके? कार्बन के। पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जी टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल क्या है? सेकेंड पार्ट इसका है, अरे निकाल लेना आराम से। सेकेंड पार्ट इसका है व्हाट विल बी इट्स मास, और थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो भाई पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स क्या किसके बराबर होता है? गिवन बाय कांस्टेंट, है ना? यस और नो? यस सर। गिवन, अब गिवन हमें क्या है? नंबर ऑफ एटम्स गिवन है n, और डिवाइडेड बाय क्या होता है जी? एवोगैड्रोस नंबर। वेरी गुड, एवोगैड्रोस नंबर। ये हो गया हमारा
3.011 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। भाई सब ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया 0.5 मोल्स। ठीक है जी, 0.5 मोल आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमसे ये कह रहा है कि इसका मास कितना होगा। सेम फॉर्मूला लगाओ फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन बाय कांस्टेंट। 6 ग्राम। तो भाई ये हो गया मेरा गिवन कितना है, मुझे गिवन तो पता ही नहीं है, गिवन तो निकालना है, W निकालना है मुझे, और डिवाइड क्या करना है मुझे, किससे? मॉलिक्यूलर मास से। तो हमारा यहाँ पर n गिवन है, n हो गया मेरे पास 0.5, इट विल बी इक्वल टू W बाय, अब मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया जी? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। वेरी गुड, 12 होता है। अब 12 होता है तो W की कितनी वैल्यू आ गई बता दो जी अपने आप। 6 ग्राम्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, मास भी आ गया। आखिर में वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे आप लोग। 11.2 लीटर ऑफ कार्बन। हाँ ठीक है, आ जाएगा वो तो। अरे भाई सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई किसी को परेशानी तो नहीं है? यस सर। यस भाई सब लोगों का कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, यस और नो। समझ में आया नहीं आया? भाई देखो ऐसा है, मोल कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये नहीं आया तो केमिस्ट्री तो भूल जाना फिर। ग्रेट। वॉल्यूम कैसे निकालनी? क्या बेटा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका V/22.4 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन बाय कांस्टेंट। तो गिवन है हमारा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कितना होगा वॉल्यूम के लिए? 22.4। 22.4। लो जी निकाल लो अब। n तो पता है आपको, ये है n। v निकाल लो अब। सर ये 22.4 कहाँ से आया? ये आया है असल में, ये हमारा जब भी किसी भी गैस की बात करता हूं मैं, एक गैस STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है जहां पर प्रेशर हो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा टेम्परेचर हो 0 केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जस्ट अ सेकंड जी। हिमालय का कुछ नहीं होगा, नहीं। ओके तो भाई STP की मैं बात कर रहा था। STP जहां भी आपको दिख जाए तो STP का मतलब होता है प्रेशर हो गया 1 atm और टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब आमतौर पे आप जानते ही हो 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो भाई STP पर गैस का 1 मोल, इसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे आप तो वो 22.4 लीटर आएगा। अब ये आया कैसे? फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। आगे जाकर गैसेस का चैप्टर है एक, उसमें ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा। तो यहां से आया, प्रेशर रख लेना जी, वॉल्यूम ऑलरेडी, वॉल्यूम तो निकालना ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स 1 रख लेना, टेम्परेचर भी रख लेना, और R की वैल्यू आप रखना 0.0821, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। सर आर क्या है? R होता है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे वॉल्यूम निकाल सकते हो, या अलग अलग वॉल्यूम पे उसका प्रेशर निकाल सकते हो, मतलब मर्जी है, जो दिल करे निकाल लो। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है? देखें जरा, जिसको भी कोई डाउट है। सर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इसका हाफ कर दीजिए, 22.4 का कितना हो गया? 11.2 हो गया। ओके सर, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम। भाई देखो सिंपल सी बात ये है, फॉर्मूला है हमेशा गिवन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। अब ये गिवन क्या है? यही चीज तो लेनी है जो मैं आपको दूंगा आपकी लैब में बिठाकर, वो तो गिवन चीज दूंगा, चाहे मैं मास दूं, इतने ग्राम कोई चीज दे दूं,
या फिर मैं आपको किसी चीज का कोई परफेक्ट वॉल्यूम दे दूं, ठीक है। अब जरा सुनो एक बात, अगर मैं आपको मैंने आपको हम लैब में गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, हम लैब में गए और लैब में मैंने आपको 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस दे दी। अब मैं आपसे पूछूंगा, बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको इतनी गैस दी थी, इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? आओ जी कैलकुलेट करते हैं। सर आपने इतनी गैस हमें दी थी, हिसाब किताब ले रहे हैं आप हमसे, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसा है, हमेशा याद रखो, जहां भी लीटर्स की बात कर दी और जहां भी मास की बात कर दी, तो वहां पर इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, किसके जरिए होगा? नंबर ऑफ मोल्स के जरिए होगा। यस और नो? तो मैं क्वेश्चन में कहीं भी मास दिख जाए, कहीं भी वॉल्यूम दिख जाए, या कहीं भी नंबर ऑफ एटम्स दिख जाए, आंखें बंद करके सबसे पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, हमेशा। इसमें भी नहीं, आगे भी सारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे तो इसका कितना आ गया जी? गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। अब वॉल्यूम के लिए कितना कांस्टेंट होता है? 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है जी? 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू 10। भाई ये इससे कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया 2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे निकालना है, क्या निकालना है जी? मास। अरे यहाँ तक समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली 9 के फॉर्मूले हैं ये सारे। ओके ठीक है जी, चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बहुत बढ़िया। मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था मास। मास निकालना था, बहुत बढ़िया। मास के लिए W by m, where m is the molar mass and W is the given mass, it will be equal to the number of moles। कोई बात नहीं। अब O2 के लिए ये चीज याद रखना, सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए नहीं पूछ रहा, O2 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32। वेरी गुड, वेरी गुड, 32। तो हमारा O2 के लिए मॉलिक्यूलर मास फॉर O2 इज इक्वल टू 32। वेरी गुड। तो भाई हम ये नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे? 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 32। यहाँ आ गया गिवन मास, यहाँ आ गया 32 को डबल कर दो, इक्वल टू 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अरे सही है, सब बढ़िया चल रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके जी। तो माशाल्लाह क्रीसेंट स्कूल में मुलाकात हो गया आप लोगों से, हैं? यस ओके ओके। कौन सी स्कूल में है? क्रीसेंट स्कूल दरियागंज। क्रीसेंट स्कूल से मैंने 10th किया, सारे मेरी जूनियर जो स्टडी है वो सारी क्रीसेंट स्कूल से। ओके तो भाई किसी ने पूछा है सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल? अरे भाई मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसमें तो क्या ही बात, O2 का निकालना है ना हमें। तो O2 का मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। ऐसे आ गया, ठीक है भाई। ये तो 9th वाली बात थी जी। हाँ ये भी चैप्टर फुल ही आएगा, ये भी चैप्टर फुल ही आएगा जी। हाँ बोलिए। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास हो जाएंगे, क्लोरीन का होता है 35.5। तो सर ऐसा नहीं। हाँ हाँ 70 हाँ 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 71 हो जाएगा। क्या परेशानी है क्लोरीन गैस के लिए? क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा 35.5 क्यों होगा? अभी आइसोटोप्स के बारे में आएंगे ना हम। चलो पहले ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पहले ही बता देता हूँ। ये भी सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है। आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है आपकी, एक मिनट,
वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे सर? वॉल्यूम का यूनिट लीटर लेंगे भाई, नॉर्मल लीटर लेंगे। ओके हाँ, तो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सर हमने सुना था कि हमारा क्लोरीन के अंदर जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, है ना? सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन 35.5 तो है, हमें कैसे पता है आधा क्या है? 0.5 क्यों भाई? ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए था। यस और नो? अरे हमने यही तो पढ़ा है, मास नंबर जो होता है वो यही होता है, आइदर 35 होना चाहिए, 37 होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में क्लोरीन के, बहुत गौर से सुनना, हमारे पास रियल लाइफ में क्लोरीन के दो तरह के आइसोटोप मिलते हैं, या तो हमारे पास क्लोरीन 35 होता है या फिर क्लोरीन 37 होता है, लेकिन होते दोनों हैं नेचर में। और असल में होता क्या है, 35 वाला जो हमारा क्लोरीन होता है वो 75% का मिलता है नेचर में, 75%, और 37 वाला जो है वो 25% मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी हम कंबाइंड को निकाल लेते हैं। कंबाइंड यानी कि हमारे पास जो क्या नाम है, एटॉमिक मास जो आएगा इनका कंबाइंड आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। एक सेकंड चप्पल ओके जी हाँ, एवरेज। अब इसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे? इसकी एवरेज निकालने के लिए ये हो गया मेरे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 75% है ना, जो भी परसेंट होती है उसको डिवाइड कैसे करते हैं हम? 100 से। ये तो हो गया 75%, 35 वाला है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 37 वाला, जो कि कितना परसेंट है जी? 25% है। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा कैलकुलेट करके देख लेना, 35.5 आंसर आएगा। तो ये होता है हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैं ये करा चुका हूं क्लास में, आई थिंक। हो सकता है किसी और को कराया हो, लेकिन शायद मैं करा चुका हूं। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? कहां पर क्या? अच्छा, वो कैपिटल एम जो है वो मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास को। तो समझ में आया जी 35.5 क्यों आता है? ओके, एक और बार समझा देते हैं भाई। क्लोरीन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो 35 वाला भी होता है और एक 37 वाला भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। 35 वाला 75% होता है और 37 वाला 25% अवेलेबल होता है अर्थ में। इतनी बात समझ में आई? नेचर में इतना परसेंट होता है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास 100 एटम क्लोरीन के हैं तो उसमें से 75 35 वाले होंगे और 25 जो होंगे वो 37 वाले होंगे, ये मतलब है। ठीक है। अब जब मैं इसका कंबाइंड मास निकालूंगा, जब मैं इसका एवरेज मास निकालूंगा, भाई मुझे मास तो सबका चाहिए ना, यस और नो? एवरेज क्यों निकालते हैं? ताकि सबको एक साथ हम ले सकें, तो इसलिए हम इसकी एवरेज निकालते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, हमारा इस तरीके से मास आ जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो, आप फिर आराम से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। मान लो कोई एक एटम है X, कोई भी एक एटम है X, ओके, उसके लिए मोलर मास कैसे निकालना है ये समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। मेरे पास कोई एक एटम है X, इसके 3 आइसोटोप मौजूद हैं। एक तो है 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 5। ओके, ये आइसोटोप्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो आइसोटोप्स मौजूद हैं, इसके अंदर सेकंड वाला जो है ये है मान लो 50%,
4 वाला है 25% और 5 वाला है 25%। जरा कोशिश करो कि हम पता कर सकें इस x एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है जी, 3.25। फॉर्मूला क्या लगाया, जी? एक मिनट बेट। 50% of 2 plus 25% of 4 plus 25% of 5। देखो जी, हमने फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला हमने ये लगाया, फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, मास भाई 3 है ना, तो 3 सेक्शंस में अलग अलग में मैं ऐसे करके ऐड करूंगा। एक है मेरे पास कौन सा वाला? एक है मेरे पास 2, फिर है 4 एंड 5। अब 2 कितने परसेंट है? 50%, यानी कि 50/100। 4 वाला कितना है? 25/100। 25। और 5 वाला कितना है? 25/100। 25। ठीक है जी। यस सर। इन्होंने पर्ची पे लिखा हुआ है वो कि क्या नाम है, चेक बना के दे दीजिए। ठीक है जी। अरे समझ में आया ये कि कैसे निकाला? इसमें तो परेशानी नहीं किसी को? यस सर। ठीक है ना? हाँ, ग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं क्योंकि एक एटम की बात होती है। ऐसे ही हम कार्बन का भी निकालते हैं। तो कार्बन का लेकिन नियरली इक्वल टू 12 ही आता है, क्योंकि कार्बन के हमारे आइसोटोप 13 भी प्रेजेंट है और 14 भी प्रेजेंट है। लेकिन जो 13 वाला जो है आइसोटोप वो 90% से भी ज्यादा होता है। और जो क्या नाम है C13 होता है, सॉरी मैंने C12 की बात करी, C12 जो होता है वो 90% से ज्यादा होता है। जो C13 होता है वो हमारा काफी कम मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए हम नॉर्मली 12 ही लिख देते हैं कार्बन का एटॉमिक मास। ठीक है, अब मोल समझ में आ गया आप लोगों के? सर जी हाँ। यस सर। सोडियम के भी ऐसे मोलर मास 23 होता है। हाँ बिल्कुल, सोडियम का भी 23 होता है। तो हो सकता है उसके आइसोटोप्स हों या कोई और सीन हो उसके अंदर भी, जिस वजह से एवरेज निकल के 23 आ जाए। ठीक है, निकाल कर देखना, कभी निकाल कर देखना, इसमें कोई वो थोड़ी ट्राई करके देखना, क्या पता एक ही आइसोटोप हो, क्या पता हो एक से ज्यादा आइसोटोप हो। देखना, ट्राई करके देखना, आइडिया तो पता लग गया एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। अब जब हमारे पास हमें मोल का आइडिया हो गया कि मोल ऐसे ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब जरा आप में फॉर एग्जांपल मैं आपको 12 ग्राम अगर मैं आपको हीलियम देता हूं, बताओ कितने मोल्स होंगे इसमें? कितने मोल्स होंगे? 6 मोल। 6 मोल, वेरी गुड। 6 मोल्स कैसे निकालना है? हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 4 होता है बेटा, 4 होता है। ये आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, है बेटा? 3 होंगे। अच्छा 3 होता है, सॉरी 3 मोल जल्दी। 3, ठीक है, 3। ठीक है, 3 मोल्स, ओके। बायो आपको साकिब से पढ़ाते हैं ना? यस सर। यस सर। ओके,
शायद जानकर आपको हैरानी हो, साकिब सर से कोचिंग मैंने भी पढ़ा है। मैं भी बायो साकिब सर से ही पढ़ता था। आपके पास PCMB था? हाँ, मेरे पास PCMB था। आप पढ़ी? हाँ, आसान था, मतलब हो गया। आई वॉज इन एंग्लो अरेबिक स्कूल, तो निकाल दिया यार। एंग्लो अरेबिक में रहकर एक चीज़ बढ़िया हो जाती है, केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। हाँ, बाहर वाला एंग्लो अरेबिक। परवेज सर से। जी हाँ, परवेज सर से। ठीक है, साकिब सर की बात कर रहा हूँ मैं, खालिद सर की नहीं। साकिब सर। और आप दिल्ली से हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली से। आ गए सब लोग। सब मोलर मास ऑफ हीलियम। जी हाँ, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है जी। मतलब आप परवेज सर और साकिब सर दोनों के स्टूडेंट हैं? जी हाँ, मैं दोनों के सर, जी हाँ, जी हाँ, बोलिए। सर कोई चार्ट वगैरह नहीं है जिसमें सारे इनका पीरियोडिक टेबल में है। हो मोलर मास? पीरियोडिक टेबल देखिए कभी खोलकर, उसमें सब कुछ मिलेगा। उसमें ओके सर। एवरेज एटॉमिक मास होता है सबका। पीरियोडिक टेबल आप इवन गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगी कोई भी पीरियोडिक टेबल। यस यस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ परवेज सर। यस सर, अब परवेज सर हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? परवेज सर ने अपना तकरीबन 33% सिलेबस मुझे पढ़ाने को कहा है। आपको वो यस सर, मेरी बात हुई थी तो मेरे घर के सामने रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 1/3 सिलेबस पढ़ाऊंगा, उसके बाद वाला बचा हुआ पोर्शन आपको परवेज सर ही पढ़ाएगा। सर लेकिन ऐसा क्यों? एक स्पेशलिटी होती है कि भाई मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, वो मेरे पास स्पेशल हैं, मैं उनको बहुत बेहतर पढ़ा सकता हूँ। बाकी परवेज सर तो लेजेंड हैं यार, उनसे तो किसी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर ये है उनके पास वर्कलोड भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड दीस सब्जेक्ट्स। हाँ यार, ठीक है, आ गए सब लोग। चलो, आ गया। ओके, सर आपने टीचर्स के साथ पढ़ाते हुए कैसा होता है? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं अपने टीचर्स के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, और दैट्स वाई भाई ओल्ड दिल्ली में ही रहता हूँ मैं भी। चलो ये बात कर लेंगे, ज़रा थोड़ा सा ये क्लियर कर लो उसके बाद, ठीक। ओल्ड दिल्ली टू। ओके, तो भाई अब हमारे पास मोल की हमने बात कर ली है। अब हमने मोल की बात कर ली है तो हम थोड़ी सी कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि मैंने मोल के अंदर जो वॉल्यूम का लफ्ज यूज किया था वो गैसेस के लिए ही किया था सिर्फ। याद रखना, मोल्स के अंदर जो मैंने 22.4 और वो सब जो फॉर्मूले यूज करे थे वो सिर्फ गैसेस के लिए ही थे। और कौन से कंडीशन पर थे? एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर एसटीपी नहीं है, टेम्परेचर इतना सा भी बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अपने आप। तो कंडीशन वहां थी कि वो गैस होनी चाहिए और वो एसटीपी पर होनी चाहिए। वो एक चीज की, किसी भी गैस की वॉल्यूम के बारे में था जब हम वहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, यानी कि मैंने एक चीज को दूसरे के अंदर डिसॉल्व कर दिया और उसकी कंसंट्रेशन वगैरह कैसे निकालूंगा। आमतौर पे आपको 2 तरह की, बल्कि 3 तरह की परसेंटेज आपको बहुत जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा नजर आएंगी पूरी केमिस्ट्री में। और वो क्या क्या है? वो है, सबसे पहले नंबर पे है आपकी मोलैरिटी। दूसरी चीज है आपके पास मोलैलिटी।
और थर्ड नंबर की चीज है आपके पास मोल फ्रैक्शन। ये तीन चीजें आपको ज्यादातर चीजों में हमेशा, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, आप अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर दिल करे किसी का, कोई पीएचडी करने की भी सोच रहा है, तो ये उसको जरूर आना चाहिए, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसके अलावा कंसंट्रेशन की और भी फॉर्म्स होती हैं। परसेंटेज मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है जिसके अंदर एक मास बाय मास परसेंट होती है और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंट होती है। इसके अलावा पीपीएम का ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर कोई बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है, या पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है, या जो भी होता है। खैर, ये हमारे पास मेन कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूले हैं, जिसके अंदर से ये तीन जो है, ये और ये तीन ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बात करेंगे शुरू मोलैरिटी से। मोलैरिटी क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, जी हाँ। सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कंसंट्रेशन कहाँ से आया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो खत्म हो गया बच्चे, अब तो हम सम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब तो हम सम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो अब बेसिक कंसेप्ट में तो सब कुछ चलेगा। यस सर। ठीक है, ओके ओके भाई। नॉर्मेलिटी भी होती है, हाँ नॉर्मेलिटी भी होती है। नॉर्मेलिटी की बात करता मैं अभी जरा मोलैरिटी के बाद। मोलैरिटी के अंदर ही आती है असल में नॉर्मेलिटी, नॉर्मल वैल्यू होती है। सर यू लिव इन तिलकुला? जी हाँ, आई लिव इन तिलकुला। ओके, मार्जिन से मैंने भी पढ़ा है? नहीं, मैंने मार्जिन से नहीं पढ़ा, मैंने दूसरी जगह से पढ़ा। बाकी के नोट्स, अरे भाई सारे लेक्चर दे दिए, अभी भी नोट्स की ज़रूरत है? अब एटलीस्ट थोड़े से तो नोट्स बना लो। सर बस 2 ही लेसन है ना एग्जाम? हाँ, सिर्फ 2 ही लेसन है एग्जाम। ठीक है, हाँ तो बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी भाई याद रखना, मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है। देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। चलो जी, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, सिर्फ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। Molarity is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solvent या solution, जो भी कह लो। ओके, सिर्फ डेफिनेशन समझ में आई और कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ डेफिनेशन। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो नंबर मोलैरिटी इज डिफाइंड एज the number of moles of solute present per liter of the solution. मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे पास शुगर है। चलो शुगर भी अभी छोड़ो, शुगर की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे ग्लूकोज की। चलो ग्लूकोज भी तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, और आसान मॉलिक्यूल ले लो, मैं ले लूंगा सिर्फ HCl। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे पास, मान लो 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसको मैं पानी में डालूंगा, 2 लीटर पानी में ऐड कर दो। अब जो फाइनल कंसंट्रेशन निकल के आएगी ना कि इस पानी में HCl कितना है, तो हम जब भी कंसंट्रेशन लिखते हैं वो मोलैरिटी की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा मोल्स पर लीटर होता है। फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, मोल्स पर लीटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा उतना हो गया 1 मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन कितनी हो गई इस सॉल्यूशन की? 1 मोल पर लीटर। इसको 1 मोलर भी कह सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं, 1 कैपिटल M, या मोलर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, M, कैपिटल, मोलर और मोल्स पर लीटर, तीनों चीजें एक्सेप्टेबल। यहां तक बात समझ में आई मोलैरिटी की? सर ये एग्जांपल रिपीट। अभी तो और एग्जांपल करेंगे दोस्त, अभी और एग्जांपल करेंगे। HCl की हमने बात करी, मैंने आपको 2 मोल HCl दे दिया,
ठीक है, और 2 लीटर पानी दे दिया आपने, क्या करा जी, आपने मिला दिया एक दूसरे में। अब जब आपने मिला दिया तो हुआ क्या, कोई कंसंट्रेशन तो होगी उसकी, अरे कोई ना कोई उसकी कंसंट्रेशन होगी या नहीं? यस सर, बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। तो वो निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मोल्स को लीटर से डिवाइड कर देना है और मेरी मोलैरिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने मोल हैं, ये बात है बस। ठीक है, आगे आते हैं, आगे इसमें आते हैं। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो लिखा है, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है मोलैरिटी का, क्या है जी फॉर्मूला? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? लीटर्स में। यस और नो? अरे यस और यस सर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है लेकिन मेरे को मास गिवन है, क्या गिवन है? मास। तो मास से मुझे याद आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल। अरे मैं पुट कर सकता हूँ इसको इसमें। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। W by M और इसी के नीचे Into ले लो मल्टीप्लाई बाय V इन लीटर्स। कभी कभी वॉल्यूम लीटर में गिवन नहीं होता, कभी कभी ml में भी गिवन होता है। तो ऐसा है सर, हम एक ml के लिए और मास के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला बना ले रहे हैं कि सर ऐसा है, हमारा गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ये मेरा मोलैरिटी का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। अगर भूल जाओ तो n बाय v से डिराइव करके नीचे ले आना, और नहीं तो फॉर्मूला तो याद होना ही है। सर एम गिवन मास बेटा W होता है गिवन मास हमेशा, और M होता है, कैपिटल M होता है मोलर मास। Sir, what about this 1000? ये 1000 मैंने क्यों यूज किया होगा, जरा एक बार सोचो अपने आप। यहाँ पर सर लीटर टू मिलीलीटर। यहाँ पर लीटर को एग्जैक्टली, मिलीलीटर में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब सारी बात का ये आ गया, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया। ये फॉर्मूला भी बढ़िया है, ये फॉर्मूला भी बढ़िया है, ये फॉर्मूला भी बढ़िया है। तीनों फॉर्मूले मोलैरिटी के हैं, लेकिन यूज हमें उसे करना है जो हमारे काम का होगा। भाई जेब में तो सारे नोट रखते हो, निकालते सिर्फ वो हो जिसकी जरूरत होती है ना? तो हमारे दिमाग में तो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, लेकिन निकालेंगे हम, यूज सिर्फ उसी को करेंगे जो हमारे पास काम का होगा। अरे समझ में आई बात? सर एन नंबर ऑफ मोल इन है। हाँ बेटा, हाँ, एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन देते हैं आपको एक बढ़िया सा। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 10 ग्राम है HCl का, 10 gram of the HCl is added in 250 ml of water. What will be its concentration? निकाल दो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इतना गिवन कर देता हूँ, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और क्लोरीन का होता है जी 35.5। अरे क्वेश्चन समझ में आया सबके?
आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. हाँ, आई एम नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? Sir, you're audible. ओके ओके। क्वेश्चन हो जाएगा ये? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक 1.2 हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा जी, आंसर बढ़िया आ जाएगा सबका, सामने ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। तो ओके सर मोलैरिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल एम, कैपिटल एम। यहाँ पर आमतौर पे हम एम लिखते हैं वैसे मोलर मास के हिसाब से। अब देखो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, फॉर्मूला में रखना क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। यहाँ पर आप पूरा मोलैरिटी भी लिख सकते हो या सिर्फ कैपिटल एम भी लिख सकते हो। अगर सिर्फ कैपिटल एम लिख रहे हो तो यहाँ पर मोलर मास ऐसे ऐसे लिख लेना। मैम संडे की क्लास का बता दूं फिर इनको? ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम इन एमएल क्या लेंगे भाई? 250 ml गिवन तो है। वॉल्यूम इन एमएल हम 250 लेंगे, 250 लेंगे। 1.09। हाँ ठीक है, 1.09 आ जाएगा। ओके। मोलर मास क्या लेंगे बेटा? मोलर मास मैंने आपको हाइड्रोजन का बता दिया, क्लोरीन का बता दिया, अब HCl का आप बता दो। 36.5. सारी वैल्यूज गिवन तो हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके 1.9 मोलर। हाँ ठीक है, 1.9 मोलर, 1.9 मोल्स पर लीटर, 1.9 मोलर जो दिल करेगा। 1.09। 1.08 yes sir. बाप रे क्या हो गया? 1.0809 नहीं देखने में क्या? 1.09. 1.09। 1.09. हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं निकाल लूँ जरा। 1.09 सबकी पिटाई होगी, सबकी पिटाई होनी चाहिए। एक बात बताओ जी, 1.09589 वैल्यू आ रही थी कैलकुलेटर के अंदर, तो जब 3 सिग्निफिकेंट में आप लेकर जा रहे हो तो ये 1.9 कैसे होगा? जरा सोचना, वो 1.09 कैसे होगा? 1.1. हाँ, तो सबकी क्या होनी चाहिए जी? पिटाई होनी चाहिए। सब पढ़ के 1.1 भूल जाते हैं। ओके 1.10 3 सिग्निफिकेंट में लिख लिया करो आंसर, बेहतर रहेगा। नहीं सर, बट बिना कैलकुलेटर के 2 डेसिमल डिजिट्स तक डिवाइड किया था ना, हाँ। तब 1.09। यहाँ 250 है तो 3 दो 10.0 लिख लो जी, खुश हो जाओ। ठीक, ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं 6। चलो एक मिनट, अभी तो टाइम है ना, वेट अभी तो टाइम है। हमारी क्लास कितने बजे खत्म होती है? 6 अभी, हाँ अभी टाइम है, 10 मिनट है, रुक जाओ। ओके नहीं, अच्छा एक नोट लिख लेना भाई, हमारी क्लास संडे भी होगी, कमिंग संडे। टाइमिंग 4 to 6। ओके सर, ठीक है जी, 4 to 6। ओके सर। एक और क्वेश्चन आप लिख लो भाई, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह संडे को मुलाकात करते हैं। ओके सर अभी तो 15 मिनट थे। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्वेश्चन बढ़िया दूंगा ना, क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगा।
क्वेश्चन में मजा आएगा। आओ भाई आओ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास देखो, बहुत गौर से सुनना। चलो मेरे एक आसानी आपको देता हूं। मेरे पास पहला क्वेश्चन का पार्ट जो है मैं सेम रखता हूं जी। 10 ग्राम ऑफ HCl मैंने लिया, कितने में? 250 ml, 250 ml ऑफ वाटर के अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी आपको कंसंट्रेशन आ गई थी, कितनी आ गई थी? 1.10 मोलर। यस और नो? यस सर, है ना? ग्रेट। अब मैं आपसे कहूंगा बहुत बढ़िया है जी, लेकिन मैंने इसी सॉल्यूशन में, इसी वाले सॉल्यूशन में ऐड कर दिया 250 ml पानी। और अगर मैंने इसके अंदर 250 ml पानी और ऐड कर दिया तो व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन? जरा सोचो 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 सोचो। इतनी खामोशी कैसे हो गई? दो रीजन हो सकते हैं खामोशी के, या तो सब सॉल्व कर रहे हैं या फिर सब कंफ्यूज हो गए। 0.55 इसलिए यार, अरे देखो सर हाफ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सिंपल सी बात एक थी हमारे पास। मेरे पास ये जो m जो आया था, ये जो m आया था, ये था मेरा 10 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 250। इसका आंसर ये था, क्या था इसका आंसर? 1.10, है ना? तो ये था। अब अगर मैं इसको ही डबल कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो सिंपल सी बात है, पूरी वैल्यू में से मैंने 2 डिवाइड कर दिया। यस और नो? यस सर, यस सर। अरे दिख रहा है ना, 2 अलग से दिख रहा है। तो यानी कि देखो अब इस वाले पूरे को मैं 1.1 लिख दूंगा और डिवाइडेड बाय 2 भी लिख दूंगा यहाँ पर। ये हो गया मेरे पास 0.55 लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया, मैंने इतना वाटर ऐड किया। अच्छा, करने का बेहतर तरीका ये है कि दोबारा से आप कैलकुलेशन करो और यहाँ पर प्लस 250 कर लो, क्योंकि अगर मान लो मैं 250 ml ऐड नहीं कर रहा, मैं 100 ml ही ऐड कर रहा हूँ, तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर ऐड करके दोबारा से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी और वाटर गिवन हो और कुछ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, मैंने आपको 1 मोलर HCl दिया, ठीक है, ये मैंने दिया आपको 500 ml, 500 ml का मैंने बीकर दिया आपको, उसके अंदर 1 मोलर HCl है, ठीक है। यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? 500 ml का मैंने एक बीकर दिया आपको जिसके अंदर 1 मोलर HCl है, 500 ml। इस 500 ml वाले में, इस 500 ml वाले को मैंने क्या किया जी? डाइल्यूट। और डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट क्या करना होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी डालना और ऐड करना। और डाइल्यूट मैंने कितना किया? डाइल्यूट किया मैंने अप टू 1 लीटर, 1 लीटर तक मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि जी आप मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन का, फाइनल जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है उसका कितना वो है, हमारे पास क्या कंसंट्रेशन है उसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका डाइल्यूशन के लिए, फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने के लिए जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2, बस। लगाओ जी फॉर्मूला जरा।
M1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 500 इक्वल टू M2 तो निकालना ही है, और V2 कितना है सबको बताएगा? 1000। वेरी 1 गुड, लीटर। वेरी गुड, 1000 ml। अरे निकाल लोगे अब आराम से M2 सर 0.5 1/2 या फिर 0.5 मोलर। अरे समझ में आई ये वाली बात? डाइल्यूशन कैसे करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? ओके, यहां पर मैंने डाइल्यूट में अप टू का वर्ड यूज किया था, डाइल्यूट अप टू 1 लीटर, है ना? और यहां पर मैंने 250 ml पानी और ऐड करा था। तो यहां के लिए अब मैंने इस वाले में अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाना चाहूं तो देखो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब ये 1 जो है ये हमारे इनिशियल वाले हैं और 2 वाला जो है वो फाइनल वाला होता है। ओके, तो इनिशियली M कितना है 1.1 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल M था मेरे पास 250। यस और नो? अरे 250 था और ये था। यस सर। अब मुझे M निकालना है फाइनल का, और वॉल्यूम फाइनल का कितना हो गया जी? 250 पहले था, 250 अब डाल दिया 500 हो गया 500। अब आराम से निकाल लो जी इसी वाले फॉर्मूले से ही। फाइनल इज इक्वल टू 1.1/2 इज इक्वल टू, निकाल लेना आंसर। अरे समझ में आया? यस सर। फॉर्मूला लगा काम का? यस सर। हाँ, तो हमने आज मोलैरिटी सीख ली। यस सर। ठीक है, अब जरा एक चीज और याद रखना आप लोग, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि अगर फॉर्मूला, अगर एक क्वेश्चन मैंने आपको आज मोलैरिटी कराई तो मैं अगले दिन मोलैरिटी का ही क्वेश्चन दूंगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा कि हमने इतना एक चीज ली, इतनी दूसरी चीज ली, उसमें कितना हमें मिलेगा। सब 9th का खेल है, सब कुछ 9th का ही खेल है, लेकिन तरीके थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में कि एक कंसेप्ट एक ही जगह लगे। ये कंसेप्ट मोलैरिटी का पूरी केमिस्ट्री में आपको दिखेगा, और आपको सिर्फ मोलैरिटी के क्वेश्चन तो मिलने मुश्किल है, लिंक्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मोलैरिटी का भी यूज होगा। जैसे क्लास 12th में जाकर सॉल्यूशंस का चैप्टर है पूरा, उसमें आपको मोलैरिटी और अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, तो मोलैरिटी समझ में आई जी सबके? यस सर। यस सर। यस इट इज, इट इज। हाँ, थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी है कोई बात नहीं। जितना लिखा है आप लोगों ने उस चीज को आप अपने उसमें देख सकते हो, नोट्स में एटलीस्ट, और कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारी कंसंट्रेशन की फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे, और आपका क्या नाम है, क्या है, न्यूमेरिकल परसेंटेज एग्जाम में कितनी होगी, WN में डिफरेंस बता दीजिए। चैप्टर 2 ज़्यादा इजी है। अच्छा, ये चैप्टर 2 से ज़्यादा इजी? जी हाँ, ऑब्वियसली यार। एक असाइनमेंट भेज दीजिए सर ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट भेजते हैं, कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल की जी परसेंटेज, अब एक बात बताओ, आपने जितना पढ़ा है सब कुछ तो न्यूमेरिकल था, बहुत कम चीज़ें तो थी थियोरेटिकल। परसेंटेज वैसे नॉर्मली रहेगी, 50-50 के आसपास ही रहेगी। W और N में फ़र्क, बेटा W जो है वो आपका गिवन मास है, N जो है वो नंबर ऑफ एटम्स की आप बात कर रहे हो, तो N है कैपिटल N, नंबर ऑफ एटम्स। टू चैप्टर्स हैं। सर, जी हाँ बोलिए सर एग्जाम्स में जो गैप है तो सर तो उन गैप्स में क्लासेस होंगी? यार ये तो आप फरहा मैम से पूछिएगा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, शी विल टेल यू बेटर वन। ओके सर। ओके, तो जी हाँ 2 चैप्टर 80 मार्क्स के हो जाएंगे यार, परेशान मत हो। और सिलेबस मतलब यार इतना कोई भारी सिलेबस तो है नहीं, बहुत इजी सा है, सो यू कैन बी एबल टू डू दैट, इट्स इजी।
इट्स ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, दोनों होंगे। हाँ बिल्कुल इजी बनेगा, बिल्कुल इजी बनाएंगे। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। यू कैन स्टार्ट लिविंग योर क्लास नाउ। आज का बैकअप एज सून एज पॉसिबल। और कोई अगर किसी का डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। ठीक है, फिर और किसी का कोई डाउट नहीं है? डेफिनेशन आएंगी, बिल्कुल यार, बिल्कुल आएंगी डेफिनेशन, बिल्कुल आएंगी डेफिनेशन। डेंसिटी भी इंक्लूड क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल होगी। अभी आगे आने तो दीजिए, आगे आने दीजिए। अब एक चीज, हाँ चलो लीव बच्चे कर रहे होंगे, पता नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा फिर इस बारे में भी। अब एक चीज सोचो ना, आप ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, यहाँ W भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो W/V क्या होता है? डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, आगे हम यूज करेंगे डेंसिटी, डोंट वरी। ठीक है, अभी तो जैसा चल रहा है उसको इजी वे में आराम से लेकर चलते हैं। कोई मतलब देखो, सिलेबस के चक्कर में अगर रश करेंगे, बहुत तेज भागेंगे, सर हम बहुत स्लो नहीं चल रहे, बेटा ये हम एक मॉडरेट स्पीड पे चल रहे हैं, हम बहुत स्लो नहीं चल रहे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम एक क्लास में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, निकालने में साइंटिस्ट को कितने साल लगे हैं। एग्जैक्टली हमें लगता है कि फॉर्मूला बहुत आसान है, ये है वो है, लेकिन एक एक फॉर्मूला मतलब सालों की मेहनत होती है। ठीक है बच्चों, फिर सी यू ऑन संडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड और एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।